नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो राजनीति है, खास करके चुनावी राजनीति, उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोगों की कमी क्यों है और ऐसे लोग चुनावी राजनीति में भाग लेना क्यों पसंद नहीं करते। तो मैं बता दूं आपको कि चुनावी राजनीति जो है वो बहुत कठिन रास्ता है। वहां पे आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो धन बल में, बाहुबल में आपसे ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आज की बात करें तो ज़्यादातर प्रोफ़ेशनल्स और अच्छे पढ़े-लिखे लोग, जो पत्रकार जगत से जुड़े हुए हैं, जो आईटी प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर राजनीति में आना भी चाहते हैं, तो वो या तो किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे, और या फिर वो पिछले दरवाजे से राज्यसभा या विधान परिषद के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि चुनाव में जाके, लोगों के बीच जाके, उनके मुद्दे उठा के, लोगों के बीच चुनकर आके लोकसभा और विधानसभा में जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन हमारे देश में असली नेता तो वही कहलाया जाता है, जो कि चुन के आता है, जो कि लोगों के बीच से आता है। ऐसे लोगों की कमी क्यों है? और खास करके मैं अगर पत्रकार बंधुओं की बात करूँ, तो ज़्यादातर पत्रकार बंधु जो इस समय राजनीति में हैं, वो विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य हैं या फिर किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनमें से चुनाव लड़ने की कुव्वत बहुत कम लोग ही करते हैं। और जो मुझे लगता है, पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है, जो कि लोगों के बीच जुड़े रहने का बहुत बड़ा साधन है। और ऐसे लोगों का राजनीति में आना मेरे लिए तो एक नेचुरल ट्रांजिशन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की, एक वरिष्ठ पत्रकार की, जिसने न सिर्फ चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि जो कठिन रास्ता है, उस पे चलने के लिए प्रयत्न भी किया। हम बात करेंगे आज वरिष्ठ पत्रकार नीरज रावत की, जिन्होंने खेड़ागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने की हिम्मत की। दोस्तों, ज्यादातर जो बड़ी पार्टियां हैं, जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां जिनको हम बोलते हैं, वो धनबल और बाहुबल वाले प्रत्याशियों को ही मौका देती हैं। वो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से जुड़े हुए या किसी अलग प्रोफेशन के किसी प्रत्याशी को मौका नहीं देती, क्योंकि हो सकता है एक बेहतर प्रतिनिधि साबित हों, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। तो आज हमने बात की जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, नीरज रावत जी, और उनसे हमने बेहद ही कठिन प्रश्न पूछे। हमने पूछा उनसे कि आगे आखिर उनको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि ये कठिन रास्ता उन्होंने अपनाया, और मुझे बोलना पड़ेगा, उन्होंने बेबाकी से इसका जवाब दिया, और आपको उनकी वो जवाब सुनने चाहिए। अगर आप खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं, तो आपको ये इंटरव्यू एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि प्रतिनिधि कैसा होता है, उसका क्या विज़न होता है क्षेत्र के लिए। तो हमने उनसे पहला प्रश्न पूछा कि अभी जो ज़्यादातर पत्रकार हैं, वो सारे चुनाव की कवरेज में व्यस्त हैं। तो उन्होंने चुनाव में कूदने का फैसला क्यों किया? और उन्होंने बहुत ही रोचक जवाब दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बोला। का जवाब ये है, जो पत्रकार साथी जिस संस्थान में जुड़े हैं और वहाँ अपना यदि वो चुनाव की कवरेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका वो कार्य है जैसे वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूँ, मैंने चुनाव में उतरने का फैसला क्यों लिया, तो लोकतंत्र के जो एक स्वरूप है, लोकतंत्र का जो रूप है, उसमें आपको जाके ये जानना भी होगा कि आखिर चुनाव एक जब आम व्यक्ति लड़ता है, सरलता से जब चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया इस देश के संविधान ने दी है आम व्यक्ति को, तो आखिर उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा,
हम पत्रकार होने के साथ साथ जब ज़मीन पर हम लोग सारी समस्याओं को जनता का दिखाने का जो काम करते हैं अपने समाचार पत्र या चैनल के माध्यम से, तो उनको समस्याओं को हल करने का भी समाधान शायद नेता से बेहतर हम कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था चुनाव में उतरने का कि सफलता मिलना कितना कठिन है और चुनाव का जो स्वरूप इतना बड़ा हो गया है, क्या सरलता से उस चुनाव को जीता जा सकता है। तो ये एक मुख्य कारण है कि मैंने चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। कि ये कितनी अच्छी सोच है कि क्या एक साधारण इंसान सरलता से ये चुनाव जीत सकता है। ये बहुत ही अच्छी सोच है, इसकी सराहना होनी चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए। दूसरा सवाल हमने पूछा कि क्या बेहतर विकल्प है समाज सेवा के लिए, पत्रकारिता या चुनाव। देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। पत्रकारिता बेहतर विकल्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामाजिक बदलाव के लिए पत्रकार देश में बेहतर विकल्प क्या बेहतर एक भूमिका अदा करते हैं। लेकिन पत्रकारिता चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनना, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन पत्रकारिता करते करते जब आपको ऐसा लगने लगे या ऐसा लगे कि क्या इस राजनीति के जो एक स्वरूप है, राजनीति के अंदर लोगों ने मान लिया कि राजनीति का जो स्वरूप है बहुत बेहतर नहीं है, लोग इसमें अपना कैरियर नहीं ढूंढते हैं। तो मेरा मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में एक सामाजिक प्राणी यदि वो पत्रकार भी है, तो यदि वो सक्षम है तो उसे आना चाहिए, चाहे वो जिस स्तर का भी चुनाव हो, उसे ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। इससे आपके मानसिक और सामाजिक विकास की भी वृद्धि होती है। तो आपके दूसरे प्रश्न का जवाब जो आपने पूछा उसका मैंने दिया है। एक पत्रकार लोगों की समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या लोग इतने अवेयर हैं कि वो ये बात समझते हैं? यही सवाल हमने किए नीरज रावत जी से कि क्या आज की मतदाता इतनी अवेयर हैं कि उनको धनबल और बाहुबल से प्रभावित नहीं किया जा सकता, और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके रावत जी इस बार चुनाव में कूद पड़े। आइए देखते हैं उन्होंने इनका क्या जवाब दिया। चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा मैं बना हूँ इस बार, तो मैंने जाना है कि कहीं ना कहीं धन और बल का प्रयोग प्रत्याशी लोग बहुत करते हैं, राजनीतिक पार्टियां बहुत करती हैं। भले ही चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार उनको 40 लाख रुपए विधानसभा में खर्च करने के लिए मानक दिया गया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पैसा ये लोग खर्च करते हैं और वो कहीं ना कहीं आम जनता को, भोले भाले लोगों को प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बात करूं अपने देश की, तो जो आम जनता है बड़ी भोली भाली भी है, कुछ लोग पूरी रूप से गाँव शिक्षित भी नहीं हैं, तो उनको बड़ा प्रभावित है कि करने वाली बात है कि भेड़ चाल की जो रीति बनी हुई है, तो ये भीड़ का जो एक तंत्र दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें धन का प्रयोग कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया जाता है और धन बल के से इनको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। आज का वोटर जागरूक मैं कहता हूँ शायद नहीं है, इसमें मेरी तरफ से आपको ये कहना है। और वहीं चौथा सवाल आपने किया है कि आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए वादे नहीं, मुद्दे ही तलाशे हैं और मुद्दे सीधे सीधे कहीं और से नहीं आएंगे। हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे लिए मुद्दे भी विधानसभा के ही होने चाहिए। और जिस विधानसभा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उसमें सीधे तौर पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। खारा पानी बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान कहीं ना कहीं होना है इस विधानसभा के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ आवारा पशुओं से है, कहीं ना कहीं गाय उसमें प्रमुखता से है, बैल है और भी तमाम मवेशी हैं जो किसानों को देर रात जगने के लिए परेशान किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी विशेष एक मुद्दा है, इसका भी समाधान मैंने कहीं ना कहीं मेरे पास है जो कि शायद चुनाव जीतने के बाद संपन्न हो सकता है। और किसी मुद्दे की बात करूं तो यहाँ सड़कों की मैं बात कर सकता हूँ। रास्ते बेहद ख़राब हैं,
सरकार के द्वारा तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन मैंने विधानसभा का जब निरीक्षण किया है इस चुनाव के दौरान, जनसंपर्क के दौरान, तो मैंने शायद ही कोई गांव ऐसा मुझे मिला है जिसका रास्ता कहीं सही हो। तो चुनावी मुद्दे कहीं और से नहीं लाने हैं, जनता की जो समस्याएं हैं वही मुद्दा है और उसको समाधान करने का हल पता होना आवश्यक है। तो उन्हीं खास मुद्दों पर मेरे जनता से मैं वोट अपील कर रहा हूँ। वहीं आपका 5वां प्रश्न है, आपको लोगों से कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जिनको जनता के मुद्दों से सरोकार है, जो पूरे 5 साल आपके बीच रह के मेहनत कर सकें, आपकी समस्याओं के लिए संघर्ष कर सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। आगे हमने नीरज जी से पूछा कि उनको लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमने उनसे ये भी पूछा कि आप उन लोगों को क्या सुझाव देना चाहते हैं जो किसी और प्रोफेशन से आते हैं लेकिन चुनाव के बीच जाना चाहते हैं। देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। ये बेहतर सवाल है आपका, इसके लिए धन्यवाद है। मैं कहूँ कि मुझे बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। जो लोग थोड़े शिक्षित हो गए हैं या जो लोग इन राजनेताओं को भली भांति जान गए हैं, अनुभव कर लिया है, उनके द्वारा मैंने जब उनसे वोट अपील की है और विशेष बैठ के जब बातें की हैं, तो लोगों ने बहुत प्यार और बहुत रिस्पॉन्स दिया है। भले ही वो किसी संगठन से जुड़े हुए हों, भले ही वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हों, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे इस आत्मबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी लोगों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी लोगों के द्वारा मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि चुनाव को मैं इतने अच्छे तरीके से लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे लोग जो अलग प्रोफेशन से हैं, आपका 6वां सवाल है, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन चुनाव में उतरने से डरते हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं सीधे तौर पर एक ही कहना चाहता हूँ, आपको हिम्मत करनी होगी, आपको हिम्मत करनी होगी। आपके बच्चे चुनाव तभी लड़ सकेंगे, आप अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करेंगे, उनका आत्मबल बढ़ाएंगे। ये खर्च, चुनावी खर्च इतना बड़ा बना दिया गया है कि आम व्यक्ति, यदि कहें कि आज के जो नवयुवक हैं, युवा हैं, उनके यदि पेरेंट्स उनको चुनाव में जाने से रोकते हैं, चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं चुनावी खर्च बड़ा कारण है। लेकिन आपको आत्मबल अपने बच्चों का मजबूत करना चाहिए। उनकी शिक्षा का, उनके अनुभव का इस देश को बहुत लाभ मिल सकता है। मैं समझता हूँ उनको चुनाव के दौरान ज़रूर अपने आप को प्रतिभाग करना चाहिए, उसमें प्रतिभागी बनना चाहिए और चुनाव लड़ने से अपने बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, युवाओं को नहीं रोकना चाहिए। और यदि किसी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में रहते हुए भी आप चुनाव लड़ सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इससे उम्मीद है कि बदलाव आएगा, लोगों की सोच बदलेगी, युवाओं की सोच बदलेगी और भी प्रोफेशंस के लोग चुनावों के प्रति आकर्षित होंगे और हमें बेहतर उम्मीदवारों में से चुनने की आज़ादी मिलेगी। इसके अलावा हमने उनसे ये भी पूछा कि राजनीति में उनके आदर्श कौन है, और उनका जवाब सुन के कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। देखते हैं उन्होंने किसका नाम लिया। मैं राजनीति में आदर्श की बात करें, मेरे लिए राजनीति में आम व्यक्ति आदर्श है। आम व्यक्ति जिसने राजनीतिक लोगों के साथ काम किया लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा हुई है, वो मेरा आदर्श है। दूसरा आदर्श की राजनीतिक एक नेता के तौर पर बात करें तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उन जैसा सरल और स्वाभिमानी व्यक्ति होना राजनीति में आज बहुत आवश्यक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं कहीं ना कहीं अपना आदर्श मानता हूँ। तो आशा करता हूँ मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर सही से दिए होंगे। और इंदौलिया जी, आपका इन प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए और हम जैसे काफ़ी सारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि वो लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर विकल्प को चुनेंगे। हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और दोस्तों, ये था हमारा एक साक्षात्कार एक वरिष्ठ पत्रकार से,
जो कि इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फिर किसी दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।